सोलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज से आपकी अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की सभी ब्रांचों में जो कि सेम होने वाला है कि क्लासें स्टार्ट की जा रही हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो भी यहाँ पर अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका सेशनल एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई किसी किसी यहाँ पर कॉलेज में जो कि ऑनलाइन क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो जल्द ही उनका यहाँ पर सेशनल एग्जाम भी होने वाला है। तो 1, 2 या 3 चैप्टर से ही शुरुआत के पूछा जाता है। तो ज़रूर से आप यहाँ पर अपना पढ़ाई जो कि एक नियमित तरीके से चालू कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आज आप ज़रूर कमेंट करके ये बताइएगा कि कितने बजे से अप्लाइड फिजिक्स की क्लासें स्टार्ट की जाएँ। जो भी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए। जो भी देख रहे हैं पहले आप ज़रूर से ये कमेंट्स देख लीजिएगा। मान लीजिए आप दूसरे के बाद देख रहे हैं, तो जाके कमेंट्स बॉक्स में देख लीजिएगा कि भाई ने कितने बजे का कमेंट्स किया है। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरे टाइम पे कमेंट्स कर सकते हैं। जिस टाइम की सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी टाइम पे रेगुलर आपको अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ज़रूर से ये आप ज़रूर से कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ रहेंगे तभी हम यहाँ पर लगातार वीडियोज़ अपलोड करेंगे। जो भी हैं यहाँ पर रेगुलर उस टाइम पर आ जाएंगे और आप पूरी वीडियोस को वॉच करेंगे, तभी भाई पढ़ाने में मज़ा आएगा। और हम पूरी यहाँ पर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सब करते रहेंगे और पीडीएफ भी यहाँ तक आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे तरीके से अपने सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड मैथ की भी क्लासेस जैसे कि हमने स्टार्ट किए उसमें भी अच्छा अंक गेन करना, तो ज़रूर से आप हमारा साथ दीजिए और हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो वीडियो को ज़रूर से आपको एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं आपको बताता हूँ कोई भी यहाँ पर फेक नहीं होता है और पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यार आप स्किप कर करके वीडियोस देखते हो तो ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा। जब भी आप यहाँ पर हमारी वीडियोस को देखेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। बिल्कुल से आपको यहाँ पर ज़रा भी लॉस नहीं होने वाला है। आपका डाटा बिल्कुल से यहाँ पर गलत नहीं यूज होने वाला है। आपको पूरी तरीके से अच्छे से कुछ ना कुछ समझ में आएगा। अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो ज़रूर से आप एग्ज़ाम में अच्छा अंक गेन कर सकते हैं, चाहे वो आपका सेशनल एग्ज़ाम हो या फिर आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम हो। तो ज़रूर से प्लीज़ आप यहाँ पर एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं यहाँ पर 50 लाइक्स। या दोस्तों 50 लाइक्स आशा करते हैं आप ज़रूर से लाइक करेंगे। जो भी देख रहे हैं अगर एक भी लाइक कर देते हैं आप, तो हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है और हम आगे की वीडियोज़ बहुत अच्छी तरीके से बनाने की यहाँ पर प्रयास ज़रूर से करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लिए 50 लाइक रखते हैं। 50 लाइक ज़्यादा नहीं होता है, आप लाइक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी अगर आप आज शेयर कर देते हैं वीडियोज़ को, तो मैं आपको वादा करता हूँ जो भी आप कहेंगे मैं आपके लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। तो ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी यहाँ पर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, आपका ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ, ज़रूर से आप शेयर करिएगा। और साथ ही साथ आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। मैं आपके लिए रेगुलर प्रयास करता रहूँगा और आपको यहाँ पर अप्लाइड मैथ की भी क्लासेस मिलती यहाँ पर रहेंगी, जो कि मैंने कुछ क्लासेस ली हैं। जाके बिल्कुल से आप यहाँ पर अच्छे तरीके से उसे देखिए, कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं कापी और यहाँ पर अपना एक रफ या फिर चाहे आपके पास कोई भी नोटबुक हो, ज़रूर से लेके बैठिए और नोट करते रहिए। दोस्तों, अगर आप नोट करते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यहाँ पर जल्द से ही जल्द यहाँ पर याद कर सकते हैं उस चीज़ को। तो ज़रूर से नोट करिएगा और यहाँ नोट्स ज़रूर से बनाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से तैयारी करें तो नोट्स ज़रूर से बना लीजिएगा। इसके पहले फिजिक्स में मैथ में जो हमने बताया है सवाल, जो भी बताया पूरी पर्सनली आपकी सॉल्व कराई है। 2 से 3, 4 सवाल ऐसे ही बस हमने छोड़े हैं जो कि उससे रिलेटिव सवाल थे। नहीं आ रहे हैं तो ज़रूर से आप पूछिएगा, मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको भी मैं आपको बताऊँगा। तो ज़रूर से आप ऐसा करते रहिए। और हाँ दोस्तों, आप अगर अपना नोट्स बनाएं तो ज़रूर से हमें ईमेल पर आप अपना नोट्स खींच के भेजिए, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम आपको निरंतर कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जो कि आपका पहला चैप्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरंग गति एवं इसकी विशेषताएं। इंग्लिश में बात करें तो इस चैप्टर का नाम है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो हमने यहाँ पर कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न लिए, जो कि हम यहाँ पर पहले यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन और यहाँ पर थोड़े न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। और साथ ही साथ निगमस भी कुछ इसमें है, मैं आपको उसको भी बताऊंगा। तो ज़रूर से आपको यहाँ पर हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ज़रूर से आप अपने कॉपी में नोट करिएगा, तभी आपको कुछ ना कुछ समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन जो कि है आपका यहाँ पर, यांत्रिक तरंग से आप क्या समझते हैं? आखिर यांत्रिक तरंग होता क्या है?
तो इसकी बात करें तो किसी भौतिक माध्यम, अब भौतिक माध्यम क्या होता है, सभी वह वस्तुएं जो आपको ये सांसारिक उसमें दिखाई देती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी मान लीजिए कहीं पर बैठे हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको हवा दिखाई दे रही है, साथ ही साथ वायुमंडल में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही है सब ये भौतिक वस्तुएं ही हैं। यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी एक तरीके का भौतिक माध्यम ही है। तो यहाँ पर किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ, विक्षोभ का अर्थ होता है हलचल, तो वह हलचल जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है, वही आपका क्या कहलाता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। मान लीजिए ये कोई भौतिक माध्यम है और ये कोई ऐसे इस तरीके से है यहाँ पर तरंग के रूप में, और ये अपना यहाँ पर विक्षोभ मतलब कि हलचल करता हुआ, यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर बढ़ा है, यहाँ पर इसी तरीके से बढ़ता घटता रहता है, मतलब कि इस तरीके से ये आपका ये होता है स्ट्रिंग, ये आपका गर्त होता है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अगर आप याद आपको होगा 9th में आपका चैप्टर था ये तरंग का, यहाँ पर ये होता है आपका स्ट्रिंग और ये आपका गर्त होता था। ये दो चीज़ ज़रूर से आप याद रखिएगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये कोई माध्यम है और ये देखिए इस तरीके से बिना कोई यहाँ पर हलचल किए, ये मतलब कि हलचल करते हुए बिना कोई यहाँ पर रुकावट किए निश्चित चाल से, मतलब निश्चित चाल का मतलब क्या है कि जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा। तो ये इसकी एक निश्चित ये चाल होगी, इसका एक स्पीड एक निश्चित होगा इसका, मतलब कि ये एक निश्चित चाल से यहाँ पर गति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है। मतलब ऐसा ही नहीं है कि ऐसा हुआ फिर यहाँ पर ये जाके समाप्त हो गया, ये ऐसे निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। और ये जो चल रहा है ये आपका कोई एक माध्यम है, यहाँ पर ये एक आपका माध्यम है और इसी में ये ऐसा निरंतर चलता हुआ चला जा रहा है। यही आपका क्या कहलाता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। तो ये जरूर से आप याद करिए कि किसी ये भौतिक माध्यम मतलब कि फिजिकल मीडियम, सभी वस्तुएं जो आपको दिखाई देती हैं वो सब आपके क्या होती हैं, फिजिकल मीडियम होती हैं, में उत्पन्न वह विक्षोभ जो अपना स्वरूप बिना बदले माध्यम से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा है यांत्रिक तरंग कितने प्रकार की होती है, आखिर इसका पार्ट्स कितने होते हैं। तो यांत्रिक तरंग निम्न दो प्रकार की होती हैं, जो कि पहला आपका है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा जो कि है अनुदैर्ध्य तरंग, मतलब कि ट्रांसफर वेव और आपका यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। दो प्रकार की तरंगें होती हैं, जो कि अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। ये आप तरंगे के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले, बस आपको थोड़ा यहाँ पर याद करने की ज़रूरत है और फिर से आप यहाँ पर उसी तरीके से याद कर पाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि यांत्रिक तरंग मतलब किसी भौतिक में माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ जो स्वरूप बिना बदले अपने माध्यम से एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता रहता है, मतलब कि रुकता नहीं है और बढ़ता रहता है, निरंतर उसी स्पीड से बढ़ता रहता है, वही आपका यांत्रिक तरंग कहलाता है। और ये कितने प्रकार की होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं, पहला आपका अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा आपका क्या होता है, अनुदैर्ध्य तरंग। अब यहाँ पर बात करें कि आयाम, आयाम जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आयाम कई बार पूछा भी गया है कि आयाम को परिभाषित कीजिए, मतलब आखिर आयाम क्या होता है। तो माध्यम पे किसी कंपित कण के अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को उस कण का आयाम कहते हैं। माध्यम के किसी कंपित कण के, मान लीजिए ये कोई माध्यम है और यहाँ पर ये एक कण, ये दो कण, ये तीन कण, ये चार कण, ये पांच कण, ये मान लीजिए कोई यहाँ पर आपके यहाँ पर कण हैं, ये माध्यम है, ये ऐसे 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 इसमें कण हैं। तो जो ये कण है ये अपने माध्य स्थिति से, मतलब कि जब आप यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, जब आप मतलब कोई ये वक्ता है, जब यहाँ से कोई बोलता है और यहाँ पर ये माध्यम के कण हैं और यहाँ पर आपका कान है, आपको सुनना है। तो जब ये बोला जाता है तो इस तरीके से कण यहाँ पर सीक्वेंस में होते हैं। तो ये जो कण होते हैं मैं आपको बताऊं, तो इस तरीके से जो ये कण है यहाँ पर पहले ये जो आप बोलते हैं ये इसको ऊर्जा देता है, तो ये थोड़ा कंपित होता है, कंपन के कारण ये ऊर्जा इससे जाके टकराता है तो ये भी कंपित हो जाता है। इस तरीके से ये भी कंपित होता है, ये भी कंपित होता है। और यहाँ पर आपका कान है तो यहाँ पर ये बात जो यहाँ पर ये बोल रहा है पर्सन, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है आपके कान पे, आपको ये सुनाई देता है। तो यही कण, ये एक कण और ये एक कण, ये जब ये कंपन करता है और अपने माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम विस्थापन, मान लीजिए ये इतना इस साइड गया और इतना इस साइड गया, कंपन वाइब्रेट करने के कारण ये इतना इस साइड गया और इतना इस साइड गया। तो ये जितना अधिकतम जितना विस्थापन किसे कहते हैं, आप ये जानते हैं कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। अब मान लीजिए अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ पर विस्थापन ये होगा, ये प्रारंभिक और ये अंतिम।
लेकिन ये दूरी क्या होगी, दूरी ये इतनी होगी। जैसे आप जानते हैं दूरी और विस्थापन में यही अंतर होता है। तो अधिकतम विस्थापन मतलब कि ये कण और ये कण जो वाइब्रेट कर रहे हैं दोनों आपस में, ये जितना विस्थापन यहाँ पर उत्पन्न करते हैं वही उसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आयाम मत को हम इसे इंग्लिश के छोटे अक्षर जो कि स्मॉल ए से हम इसे व्यक्त करते हैं। तो आयाम आपको समझ में आया होगा, जरूर से आया होगा। आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि माध्यम में किसी कंपित कण के अपनी माध्य स्थित के दोनों ओर, माध्य स्थित आपका ये होता है जहाँ पर आप स्थित होते हैं, इसके दोनों ओर मतलब कि ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के दोनों ओर जितना ये विस्थापन करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, आयाम कहलाएगा। अब आवर्तकाल, आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल किसे कहते हैं कि माध्यम में कोई भी कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है, माध्यम में कोई भी कण, मान लीजिए ये माध्यम है, ये कण है, तो ये एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेगा, मतलब कि ये वाइब्रेट होने में मतलब कि पूरा वाइब्रेट मतलब कि ये माध्य से इतना और इतना जाने में और वाइब्रेट होने में जितना समय लेगा वही आपका क्या कहलाएगा, ये आवर्तकाल कहलाएगा। इसके पहले आप यहाँ पर पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपने गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करने वाले जो आपका दोलनकारी पिंड था उसके उसमें पढ़े होंगे। तो कोई भी कण अपने दोलनकारी कण जो कि इस तरीके से इस साइड और इस साइड, मतलब कि जब इसका दोलन कराया जाता है तो दोलन करने में जितना समय लेता है, एक दोलन पूरा करने में समय जो था आपका वो क्या कहलाता था, आवर्तकाल कहलाता था। मान लीजिए ये कोई रस्सी है, यहाँ पर ये कोई रस्सी है, मान लीजिए यहाँ पर इसको ये कोई यहाँ पर दोलनकारी पिंड है। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से उठा के जब यहाँ पर फेंका जाता था तो ये इतना और इतना, मतलब कि इतना पूरा इतना जाने में जो यहाँ पर ये समय लेता था वही आपका क्या कहलाता था, आवर्तकाल कहलाता था। लेकिन यहाँ पर कण, यहाँ पर अब ये वेव मतलब कि माध्यम में कण की बात कर रही है, जो आपको वायुमंडल में कण दिखाई नहीं देते हैं, उन कणों के बारे में ये बात किया जा रहा है कि ये कण जो वाइब्रेट होने में मतलब कि कंपन करने में जितना समय लेते हैं, मतलब जितने समय में ये पूरी तरीके से वाइब्रेट कर लेते हैं वही आपका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ज़रूर समझ में आया होगा, ये ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि यार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ तो ज़रूर से ये आप कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला जो कि आपका है यहाँ पर आवृत्ति। आवृत्ति क्या होता है, तो माध्यम में कोई कंपित कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है वह कण की क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। माध्यम मतलब कि यही कोई आपका माध्यम है और ये कण, ये जो कण है 1 सेकंड में जितने कंपन करता है, मान लीजिए ये 1 सेकंड में 10 से 15 बार ये कंपन हो जाता है, इसका कंपन उत्पन्न हो जाता है। इसके पहले जब आप पिंड वाले में पढ़े थे तो यहाँ पर दोलनकारी वस्तु 1 सेकंड में जितना दोलन पूरा करती थी, मान लीजिए यहाँ पर 1 गया, 2, 3, 1 सेकंड में ये 3 बार इस तरीके से गया, तो यही आपका क्या कहलाता था, आवृत्ति कहलाता था। लेकिन अब यहाँ पर ये तरंग के माध्यम में है तो ये कण जो वाइब्रेट होने में 1 सेकंड में जितनी बार मतलब कि कंपन करेगा, आपने अभी बोला, उसके बाद जो आपके समीप जो कण है वो जितनी बार कंपन करके दूसरे कण से जाके टकराएगा वही आपका क्या कहलाएगा, आवृत्ति कहलाएगा। और यहाँ पर आवृत्ति और आवर्तकाल में दो संबंध होते हैं, ये भी संबंध कई बार पूछे गए हैं, तो जरूर से आप इसे याद करिएगा, जो कि है आवृत्ति इक्वल टू क्या होता है, 1 आवर्तकाल, और आवर्तकाल इज इक्वल टू 1 आवृत्ति, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब कि आवृत्ति को हम स्मॉल एन से दर्शाते हैं और आवर्तकाल को हम क्या दर्शाते हैं, कैपिटल टी से। अगर टी को इस साइड लेके आया जाए तो यहाँ पर एन आ जाएगा नीचे, तो हम कह सकते हैं कि एन इज इक्वल टू 1/t और टी इज इक्वल टू 1/n, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये जरूर से आप जब संबंध यहाँ पर जरूर से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल में यही संबंध से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मान लीजिए आपको कोई आवृत्ति दे दिएगा और आपको आवर्तकाल बताना होगा, तो सिंपली आप यही फार्मूला रखेंगे और आपको यहाँ पर आवर्तकाल पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो कि है आपका है प्रश्न 7, जो कि हमने लिया है, कालांतर से आप क्या समझते हैं। कला, तो दो कलाओं के अंतर को कालांतर कहते हैं। कला को प्रायः कोण या आवर्तकाल के पदों में लिखा जाता है। दो कलाओं के अंतर को हम क्या कहते हैं, फेज डिफरेंस, मतलब कि कलांतर। कला को प्रायः कोण या आवर्तकाल के पदों में लिखा जाता है। जिन कणों की कला में 0 या 2 पाई का अंतर होता है वे समान कला में, तथा जिनमें पाई या 3 पाई का अंतर होता है वे विपरीत कला में होते हैं। अब कला क्या होता है, कला को अगर हम समझें यहाँ पर अपने शॉर्ट में समझें तो हम यहाँ पर कोई भी तरंग, जिसे मान लीजिए ये इस तरीके से यहाँ पर चल रही है, तो ये जो इनके बीच ये हो रहा है, ये और यहाँ पर ये जो हो रहा है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये जो कण है ये इस तरीके से जब ये अपना ये गति कर रहा है तरंग, तो यहाँ पर इनके बीच ये और ये, इनके बीच ये और
ये जो है यही एक कला है, ये इन तरंगों की क्या कहलाएगा, ये कला कहलाएगा। अब इन्हीं कलाओं के अंतर को मतलब कि ये इतना और ये इतना, इन दोनों के अंतर को ही क्या कहा जाता है, कलांतर कहा जाता है। तो अगर 0 से 2 पाई का अंतर होगा, मतलब कि यहाँ पर इतने में और इतने में अगर ये 0 है मान लीजिए, मतलब कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं रहेगा, और 2 पाई मतलब कि 180 अंश का स्पेस, अगर इस तरीके से है तो ये समान कला में होंगे। और अगर यहाँ पर पाई से 3 पाई के बीच में रहेगा तो ये क्या कहलाएंगे, विपरीत कला वाले, ये कलांतर कहलाएंगे। चलिए देखते हैं अगला जो कि है आपका अगला परिभाषा जो कि है तरंग दैर्ध्य को परिभाषित कीजिए। आखिर तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में अर्थात आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे ग्रीक भाषा के अक्षर जो इस तरीके का आपका लिखा हुआ है, यह आपका लैम्डा कहलाता है, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो माध्यम में किसी भी कण के एक पूरे कंपन के समय में अर्थात आवर्त काल में, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी माध्यम में जो कण है अपना एक कंपन जितने समय में पूरा करता हुआ आपका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। तो ये इतने एक कंपन में तरंग द्वारा तय की गई दूरी, मतलब कि मान लीजिए ये एक कंपन है और इतनी दूरी तय किया, तो यही इसका क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाता है। यहाँ पर अगर इस तरीके से देखें तो यहाँ पर कोई कण है, इस तरीके से यहाँ पर आया, 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 यहाँ पे समाप्त हो गया। तो ये इतना पूरा जो कि यहाँ पर लिया गया है, ये आपका क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। यही दूरी क्या कहलाएगी, आपकी तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो इस कण द्वारा इस तरीके से इतना दूरी यहाँ तक आने में, ये कण यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पर आके समाप्त हो गया। तो ये जो जितना दूरी तय किया, यही आपका क्या कहलाएगा, तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। तरंग दैर्ध्य की परिभाषा इसी तरीके से माध्यम के किसी भी एक कण एक पूरे कंपन के समय में अर्थात आवर्तकाल में टी, मतलब कि जो कि हमने आपको बताया कि आवर्तकाल को टी से दर्शाया जाता है, तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अगला चलिए देखते हैं जो कि है आपका तरंग दैर्ध्य की चाल को स्पष्ट कीजिए। आखिर तरंग दैर्ध्य की चाल को क्या कहते हैं। तो 1 सेकंड में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है उसी वह उसकी चाल कहलाती है। आप ये जानते हैं कि 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही चाल कहा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर तरंग की बात किया जा रहा है, सिंपली शॉर्ट फॉर्म में आप याद कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कोई तरंग जितनी दूरी तय करता है। नॉर्मल मनुष्य जब दूरी तय करता था, 1 सेकंड में जितना वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या फिर मनुष्य द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहा जाता था। अब यहाँ पर तरंग चाल है तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहेंगे, तरंग की चाल कहेंगे। इसे क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम भी स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं, जो कि नॉर्मल आप जानते हैं कि स्पीड को v से प्रदर्शित किया ही जाता है। अगला चीज देखते हैं जो कि है आपका तरंग की चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो तरंग की चाल, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध किस तरीके से आएगा, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज़रूर से ये फार्मूला यूज होने वाला है, तो आप ज़रूर से इसे समझ लीजिए। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी गुणे समय होता है। आप जानते हैं चाल उसी नॉर्मल में अगर देखें वस्तु के द्वारा, तो यहाँ पर दूरी गुणे समय होता है। चाल इज इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, दूरी गुणे समय, मतलब कि यहाँ पर अगर हम तरंग की चाल की बात करेंगे तो ये तरंग द्वारा होगा। तो तरंग द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो जहाँ पर दूरी है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य, मतलब कि लैम्डा से हम प्रदर्शित करते हैं। तो स्पीड मतलब कि v इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्डा, जहाँ पर दूरी था वहाँ पर तरंग दैर्ध्य है, और इनटू समय। और समय यहाँ पर तरंग में समय क्या कहलाता है, तरंग में समय होता है आवृत्ति। आप जानते हैं कि एक दोलनकारी वस्तु जितने समय में एक दोलन पूरा करता है वही आपका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। और कण की बात करें तो एक कण वाइब्रेट होने में जितना समय लेता है वही आपका क्या कहलाता है, आवृत्ति कहलाता है। तो समय यहाँ पर आवृत्ति हो गया, दूरी क्या हो गया आपका, तरंग दैर्ध्य हो गया। तो क्या होता था आपका फार्मूला, स्पीड इक्वल टू होता था यहाँ पर आपका टाइम इंटू क्या, टाइम इंटू दूरी, मतलब कि जो कि आपका यहाँ पर दूरी क्या है आपका, तरंग दैर्ध्य मतलब कि लैम्डा, लैम्डा और इंटू आवृत्ति मतलब कि एन, और समय है दूरी गुणे समय, वही आपका हो गया। लेकिन ये किसके संबंध में है, ये आपका तरंग के संबंध में है। सिंपली आप याद कर सकते हैं v इक्वल टू एन लैम्डा, बस आपको यही याद रखना है और यही फार्मूला आपको यहाँ पर याद कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं, आशा करते हैं आपको ये समझ में ज़रूर से आया होगा। 10 ही क्वेश्चन हमने आपको आज याद कराए हैं, 10 के 10 आप याद करिए और आपको समझ में आया है कि नहीं, ये जरूर
जरूर से कमेंट करके बताइएगा। कल से हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को हम याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर आपको पढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप ज़रूर से अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी अभी तक यहाँ पर शुरू नहीं किए हैं पढ़ना, स्टार्ट कर दीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको नई अपडेट मिलती है बीटी यूपी की तरफ से, आपका यहाँ पर आउट सेमेस्टर का रिजल्ट भी कब आने वाला है उसके रिलेटिव भी आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे लगातार। जरूर से जाके आप वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और हम आपको यहाँ पर पार्ट 2 भी इसी यहाँ पर चैनल पर लेके आएंगे, तो जरूर से आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।